जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कि महाजनपद का विकास कैसे हुआ, भारत में राजाओं का शासन कैसे हुआ। क्योंकि पहले जो था वो राजा का शासन नहीं हुआ करता था। पहले जो लोग थे वो आम कबीलों में रहते थे, किसी को राजा घोषित नहीं करते थे। उनका जिंदगी जो था वो केवल मारकर खाना होता था। जीव जंतु मतलब शिकार पर वह ज्यादा बिलीव करते थे, खेती करते थे थोड़ा मोड़ा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही विकास हुआ तो वो हम लोग जो है वो आधुनिक युग की तरफ आगे बढ़ते गए और गांव से जो था वह जनपद में बदलता गया। पहले हम लोग समझते हैं कि जनपद का कैसे विकास हुआ। ये रहा भारत का चित्र। भारत का चित्र ऐसे नॉर्मल बना रहे हैं क्योंकि ये मैथ का क्लास नहीं है। ये हो गया भारत। भारत की इस साइड जो था वो सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हो रही थी, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हो रही थी और सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली। यह जो थी वह क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों में विकसित हो रही थी। लेकिन वहीं भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में वैदिक काल विकसित हो रहा था। वैदिक काल जिसे संस्कृत का उदय हुआ। वैदिक काल जो था वह 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली थी। लेकिन यह जो थी वह शहरीय सभ्यता थी और यह जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। लोग शहरी सभ्यता के लोग जो था बहुत ही अपने चरमोत्कर्ष पर थे। तभी यहाँ पे बाढ़ आ गया जिसके कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, इसका विनाश अभी संभव नहीं था क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा आधुनिक नहीं थे। वैसे ही उत्तर प्रदेश के जैसे ही जो होता अति रंजी खेड़ी में, कहां सा? अति रंजी खेड़ी में जो होता है लोहे का खोज हो गया। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके गांव में अगर कहीं अभी सोना का खोज हो जाए, लोहे का खोज हो गया तो यहाँ से लोग आधुनिक हो गए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपके गांव में अगर सोना का भंडार मिल जाए तो आपका गांव कितना डेवलप होगा? बहुत आगे डेवलप होगा। भले ही सरकार उस पर अधिकार कर ले, लेकिन उसके कारण बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर लोहे का खोज हुआ। अंती रंजी खेड़ी जो यूपी में स्थित है, जैसे ही लोहे का खोज हो गया, लोग जो थे वो विकसित होने लगे और यही वैदिक काल के लोग ही यहीं से विकास किसका हुआ? जनपद का विकास हुआ। और महाजनपद की टोटल संख्या जो थी वो 16 थी। 16 महाजनपद। हम एक करके सबको याद करवाएंगे। आज की क्लास में केवल 4 महाजनपद को याद कराएंगे। तो महाजनपद की टोटल संख्या कितनी थी? 16 थी। आगे हम सब समझते हैं कहां कौन सा महाजनपद था। आइए अब हम लोग समझते हैं कि 4 ये महाजनपद कौन से। पहले का जो था कंबोज की राजधानी जो थी वो हाट थी। कहाँ थी? हाट थी। कंबोज की राजधानी जो थी वो हाट थी और जो कि गंधार की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला। तो पहले 5 बार बोलिए। कंबोज की राजधानी हाट। कंबोज जो था पाकिस्तान के इलाके में जो था, यहाँ पर था रजौरी या हजारा जो है। और कंधार जो था रावलपिंडी जो हो जाएगा यहाँ पे, रावलपिंडी या पेशावर। तो कंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाट। अब देखिए करूर जो था वो दिल्ली के पास था, दिल्ली एवं हरियाणा के पास था। तो करूर की राजधानी जो थे इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का पुराना नाम है, इंद्रप्रस्थ था। करूर की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। क्योंकि मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर थी। तो करूर की मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाट, कंधार की राजधानी तक्षशिला, करूर की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराट। हम रेगुलर जो होता है वो धीरे धीरे सभी क्लासों में 4 जो होता है महाजनपदों का नाम याद करवा देंगे। अभी देखते हैं कि कैसे जो होता है। इसमें सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। यहाँ पे बिहार है। बिहार में जो था यह गंगा नदी यहाँ पे पार करती है। इसी के दक्षिण में जो है मगध महाजनपद विकसित हो रहा था। मगध महाजनपद विकसित हो रहा। और मगध महाजनपद जो था इसका एरिया इतना ही था। मगध महाजनपद धीरे धीरे अपने राज्यों का विस्तार किया और छोटे छोटे राज्यों को अधिकार कर लिया। यहाँ से अधिकार कर लिया,
यहाँ से अधिकार कर लिया, फिर यहाँ से अधिकार कर लिया, और धीरे धीरे यह मगध महाजनपद इस सभी जो था महाजनपद जो था उस सब पर अधिकार कर लिया, सब पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया यह महाजनपद। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली, पूछेगा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध महाजनपद था। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि मगध महाजनपद जो होता है, मगध महाजनपद का मतलब 16 महाजनपद जो था, 16 महाजनपद इसकी चर्चा, जनपद जो था इसकी चर्चा कहां पर है, तो यह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय इसमें है, अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भागवती सूत्र में। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है, और भागवती सूत्र में जो होता है और जैन धर्म के भागवती सूत्र में जो होता है, जैन धर्म के भागवती सूत्र में जो होता है और 16 महाजनपदों की चर्चा है। अब हम ये चर्चा के बारे में यह समझते हैं कि जैसे कि अभी के प्रधानमंत्री जो भी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी आने वाले भविष्य में 100 सालों के बाद कोई तो उनके ऊपर बुक लिख रहा होगा, तो मोदी जी की चर्चा 100 सालों के बाद आपको खोजने पे कहीं मिल सकती है, बुक से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो आधुनिक युग आ गया है, नेट और सब की व्यवस्था हो गई है, लेकिन यह उस वक्त नेट की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो था, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो होता है वो 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। अब देखिए इस मगध पर जो होता है धीरे धीरे यह अपना विस्तार करने लगा, तो मगध पर तो कोई ना कोई तो शासन कर रहा होगा, तो मगध पर टोटल 7 वंशों का शासन रहा, 7 वंशों का शासन रहा, जिसका ट्रिक है हसीन मसुक्सा। क्या ट्रिक है? हसीन। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसका आगे हम लोग दिखाई नहीं दे रहा, आगे हम लोग लिख रहे हैं कि मगध पर जो होता है टोटल 7 वंशों का शासन हुआ। जैसे ही भारत 1947 में आजाद हुआ तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और धीरे धीरे मोरारजी देसाई, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री, इन सभी ने राज किया। लेकिन एक जाति, एक घर का थोड़े ना व्यक्ति शासन किया, अलग अलग पार्टी के सदस्य शासन किया। अभी मोदी जी हैं, आने वाले भविष्य में कोई और होगा, फिर कोई और होगा। तो ये जो होता है इस मगध की धरती पर अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। आगे हम समझते हैं कि ये 7 वंश कौन थे और किस प्रकार शासन किया। आइए अब हम लोग समझते हैं कि मगध पर किस प्रकार शासन किया। इसका ट्रिक जो होता है वो हसीन मसुक्सा होता है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, हसीन मसुक्सा, ये है भारत का चित्र। अब हम लोग समझते हैं कि इस वंश में जो था पहला वंश कौन था। पहला वंश जो था वो हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश था। पहला वंश जो था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश के बाद कौन आया था? शिशुनाग वंश के बाद कौन आया था? तो नंद वंश आया था। नंद वंश के बाद कौन आया था? तो मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश में ही अपना कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश आया था। कौन आया था? शुंग वंश। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, अभी हम केवल लिख रहे हैं। ये जो एक करके पढ़ाएंगे ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो ये जो होता है क से जो होता है कण्व वंश हो जाएगा, और स से सातवाहन वंश हो जाएगा। सातवाहन वंश। आप जब तक हिस्ट्री को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं ले जाते हैं, समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो अब समझते हैं। यहाँ पे मगध का शासन था, और मगध में जो होता है पहला वंश जो था हर्यक वंश था। हर्यक वंश जो था। लेकिन कहीं अगर आप खलासी चपरासी का एग्जाम नहीं देंगे, आप पीसीएस लेवल का देंगे, तो उसमें पूछेगा कि हर्यक वंश के पहले कौन था? तो बृहद्रथ वंश था। लेकिन बृहद्रथ वंश का वास्तविक प्रमाण कुछ नहीं मिला है। वहां कुछ नहीं का मतलब क्या है कि उसका ऐतिहासिक कोई भी वस्तु नहीं मिला है, जिसके कारण बृहद्रथ वंश को हम ऐतिहासिक वंश नहीं मानते हैं। लेकिन हर्यक वंश को ऐतिहासिक वंश मानते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे। और हर्यक वंश शासन कर रहा था यहाँ पे मगध की धरती पर। ये गंगा नदी के दक्षिण में मगध वंश, और मगध वंश के संस्थापक बिंबिसार थे।
बिंबिसार ने अपनी राजधानी यहाँ पे राजगीर में बनाई। राजगीर में कहाँ पे बनाई? राजगीर में। अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगीर में। आप कोशिश करिएगा कि अपने हाथों से नोट्स बनाने का। अगर यह ना हो सके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर डालिए, हम आपके व्हाट्सएप पे क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगीर में। देखिए राजगीर में बनाई। लेकिन ये बहुत रंगीला आदमी था। क्या था? बिंबिसार बहुत रंगीला आदमी था, एक ऊपर नहीं रहता था। यह अपना जो राज्य का विस्तार था वह दहेज के माध्यम से। दहेज का मतलब यह है कि अगर आपको ज्यादा धन चाहिए तो जितना नववर्षा वाली लड़की थी, मतलब कि आपको क्या, यह जो था नौ ऐसे लड़कियों को मतलब फंसाता था। फंसाने का मतलब यह था कि शादी करता था कि जो नववर्षा वाली होती थी, यानी कि जिसका भाई नहीं हुआ करता था। इसलिए अपने राज्य का विस्तार जो था वह ऐसे लड़कियों से शादी करके करता था जिसकी कोई भाई नहीं था। लेकिन अगर हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको शादी करना हो तो ऐसे लड़कियों से शादी मत करिए, क्योंकि इसमें एक नाफा और एक घाटा है। या तो आपको धन मिल सकता है, लेकिन दूसरा का घाटा यह है कि आपको उनका जो होता है नखरा, थोड़ा समझ रहे हैं? नखरा कहने का मतलब यह है कि तलिए देर में नहीं खाएंगे आप, हम पे आप केयर ही नहीं करते, रिस्पेक्ट ही नहीं करते। लड़कियों को बस चाहिए केयर और रिस्पेक्ट। केयर रिस्पेक्ट का अर्थ यह है कि अगर दिन में आप 50 बार खा के पूछिए खाना खाई हो, नहीं खाई हो, हम ही नहीं खाएंगे, तुम मत खाओ, हम ही नहीं खाएंगे। मर जाएगा ससुरा समझ में नहीं आएगा तो खाना 50 बार पूछता है। अगर ये सब लड़कियों को पसंद है, अगर पसीना हो रहा है, एसी लगाओ, अभी बिजली विभाग के पास फोन करता है, हेलो बिजली दीजिए, नहीं तो अभी यहाँ मॉडल काट देंगे। ये सब होता है उनको, मतलब ये सब पसंद है उनको, केयर वर्ग का होता है। रात को मच्छर काटे, अरे एम्बुलेंस ले आओ, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, मच्छर काटा है, एम्बुलेंस जब तक नहीं आएगा ठीक नहीं होगा। ये सब जो होता है उन लोगों को पसंद है। लेकिन आप लोग जो होता है नववर्षा वाली लड़कियों को अब की पसंद है, अब तो किसी के हस्तक्षेप नहीं कर सकते जिंदगी में। तो यह जो था नववर्षा वाली लड़कियों को फंसाता था और अपने राज्य का विस्तार करता था। लेकिन यह जो था अपनी जो था, इसी के समय में क्या हुआ कि अवंती के जो राजा थे, कहाँ थे? अवंती के जो राजा थे, एक सेकेंड माइक के लिए, आइए समझते हैं। माइक थोड़ा गिर गया था। तो इसी के समय जो था अवंती के राजा कौन थे? अवंती के राजा जो थे, यहाँ था अवंती। अवंती के राजा जो थे चंद्रप्रद्योत। अवंती के राजा कौन थे? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत को एक बीमारी हो गया। यहाँ मगध था, यहाँ अवंती था, नहीं दिखाई दे रहा होगा, सुनिएगा साफ। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत थे, उनको बीमारी हो गया। अब यह जो था वह यहाँ अवंती के जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने कह दिया कि अब आपका कोई इलाज नहीं होता। जैसे कि अभी के समय में HIV है यानी एड्स है, उसी के समय में इसको बहुत ही हार्ड बीमारी ग्रसित कर लिया था। तो अब यहाँ के राजा कौन थे? अजातशत्रु ने इसके पास भेजा संदेश की, अजातशत्रु के पास यह संदेश भेजा कि आप ही बचाइए, आप ही कुछ कर सकते थे। तो अजातशत्रु ने जो था, अजातशत्रु ने क्या किया, अपने राज्य वैद्य कौन थे? राज्य वैद्य जीवक को भेजा। कौन थे? राज्य वैद्य जो थे जीवक को भेजा, राज्य वैद्य जीवक को भेजा और जीवक ने जो था इनका इलाज कर दिया। चंद्रप्रद्योत का क्या किया? चंद्रप्रद्योत का इलाज किया। चंद्रप्रद्योत का इलाज किया और जो चंद्रप्रद्योत का इलाज किया और इनकी जो भी समस्या थी उनको ठीक किया, जिसके कारण चंद्रप्रद्योत ने कहा कि अब अवंती को जो होता है मगध के अधीन करते हैं और अवंती को मगध के अधीन कर दिया। जो पहले मगध इतना था अब मगध इतना हो गया। अब पहले से तो अजातशत्रु विवाह के माध्यम से फैलाता ही था, मतलब कि सब पे अधिकार कर लिया विवाह से। अब समझते हैं, देखिए आज के लिए तो इतना ही रख देते हैं क्योंकि ज्यादा भार होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगले वीडियो में हम इसी के बारे में और भी डिटेल से बताएंगे, हर एक वंश के बारे में, और इसके आगे भी करेंगे कि कैसे इसकी बेटा ने इसकी हत्या कर दिया। चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।